प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको कोटा विश्वविद्यालय कोटा की एमए फाइनल ज्योग्राफी का पेपर अपन बायो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जैव भूगोल। जैसा कि आपको पता है बच्चों, भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। अगर अपन ज्योग्राफी को देखते हैं तो ज्योग्राफी की दो प्रमुख शाखाएं हैं, फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल, और दूसरा है मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। अब भौतिक भूगोल का जैसा कि आपको पता है कि तीन ब्रांचेस इसमें पढ़ते हैं, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, और पहला भू आकृति विज्ञान, दूसरा जलवायु विज्ञान, और तीसरा समुद्र विज्ञान। और इसी तरह से मानव भूगोल की बहुत सारी शाखाएं, जो भी मानव कार्य करता है उन सब का भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। जैसे अगर मनुष्य कृषि करता है तो भूगोल की मानव भूगोल की प्रमुख शाखा एक कृषि भूगोल, मनुष्य उद्योग धंधे करता है तो औद्योगिक भूगोल, इसी तरह से आवास भूगोल, इसी तरह से नगरीय भूगोल, ग्रामीण भूगोल, तो ये विभिन्न आर्थिक भूगोल, और इसी तरह से जैव भूगोल। तो ये जैव भूगोल है जो कि मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में ही एक टॉपिक है इकोलॉजी, इसे आज हम पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी, ये जैव भूगोल के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पारिस्थितिकी की इकोलॉजी क्या होती है, इसका क्या स्कोप है, क्या विषय क्षेत्र है। तो पारिस्थितिकी को अगर अपन देखें तो पारिस्थितिकी जो है वह विज्ञान है, इसके अंतर्गत समस्त जीव, वो जीव भौतिक पर्यावरण के मध्य किस तरह से अंतर संबंध स्थापित करते हैं, या उनका जो विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक जो अंतर संबंध है उन सब का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, उसके अंदर जितने भी जीव आते हैं वो अपने भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध, और वो विभिन्न जीवों के मतलब आपस में जीव किस तरह से पारस्परिक अंतर संबंध स्थापित करते हैं, और वो भौतिक पर्यावरण के साथ किस तरह से अंतर संबंध स्थापित करते हैं, इसका अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। अब इकोलॉजी जो है, पारिस्थितिक जो है, वो ज्ञान की एक पृथक शाखा के रूप में प्रतिष्ठित करने का जो सर्वप्रथम श्रेय जिसको जाता है वो जर्मन जीव विज्ञानी थे, उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने 1866 में इन्होंने इकोलॉजी को इनको विकसित करने का श्रेय इनको जाता है। हैकल द्वारा इन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। हैकल द्वारा प्रयुक्त इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के ओएकोस, OIKOS, जिसका मतलब होता है घर, और लोगोस शब्दों से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवों का उनके घर में अध्ययन। तो इकोलॉजी का क्या मतलब हुआ, जीवों का उनके घर में अध्ययन। अब हैकल ने जो परिभाषा दी पारिस्थितिकी, वो है जीवों एवं उनके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। मतलब जीव और उनके पर्यावरण के बीच क्या परस्पर संबंध पाया जाता है, उसका अध्ययन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत समस्त जीवों और पर्यावरण के साथ उनकी अंतर प्रक्रिया, मतलब जो जीव है उनमें आपस में क्या अंतर प्रक्रिया पाई जाती है, और उन जीवों की पर्यावरण, उनका जो पर्यावरण है जहाँ वो रहते हैं, उनकी अंतर प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब हैकल के पश्चात बहुत से अनेक विद्वानों ने इकोलॉजी को परिभाषित किया। उनकी परिभाषा अपन देख लेते हैं कि हैकल के पश्चात अनेक विद्वानों ने इसे भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया है। सबसे पहले फ्रेडरिक क्लीमेंट ने इसे समुदाय विज्ञान, साइंस ऑफ कम्युनिटी इसे कहा। उसके बाद वार्मिंग ने बताया कि जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी जीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन है। तो ये वार्मिंग ने हैकल से मिलती जुलती परिभाषा दी। इसके पश्चात जो पारिस्थितिकी के इकोलॉजी है, इसके अध्ययन के अंतर्गत दो क्षेत्रों का समावेश किया जाता है। पहला तो नंबर 1
पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन, और नंबर 2 जीवों के विकासीय इतिहास का अध्ययन। मतलब पहला तो है जीवों के संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन, कि जो जीव हैं वो अपने पर्यावरण के साथ किस तरह से अंतर प्रक्रिया करते हैं, और दूसरा है जीवों का विकासीय इतिहास का अध्ययन। मतलब जीवों का किस तरह से क्रमिक विकास उस पर्यावरण में होता है, उसके इतिहास का अध्ययन इसके अंदर इकोलॉजी में या पारिस्थितिकी में किया जाता है। अब इधर देखिए कि जो पारिस्थितिकी इकोलॉजी है उसके अध्ययन के 2 उपागमों का उदय हुआ है, या यूँ कह सकते हैं 2 उपागम है। पहला है स्व पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी। इसके अंतर्गत किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में एकाकी जाति, मतलब जो एक स्पीसीज पाई जाती है, केवल एक स्पीसीज के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो स्व पारिस्थितिकी में क्या हुआ, केवल एकाकी जाति, या यूँ कह सकते हैं केवल एक स्पीसीज के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है समुदाय पारिस्थितिकी। दूसरा है समुदाय, नंबर 2 है, पहला हुआ एकल, दूसरा हुआ समुदाय पारिस्थितिकी, जिसको साइनियो इकोलॉजी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पति समुदायों का उनके आवास के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण वनस्पति समुदाय का, जबकि पहले वाले में क्या था, एकाकी समुदाय का अध्ययन किया जाता था। अब वर्तमान समय में क्या है कि जो वर्तमान समय में जो पारिस्थितिकी की जो संकल्पना है वो अत्यधिक विस्तृत हो गई है, या हम कहें कि उसे अत्यधिक विस्तृत कर दिया गया। अब पहले तो क्या था, पारिस्थितिकी के अंदर केवल पौधे और जंतुओं को सम्मिलित किया जाता था। अब उसके अंदर मानव किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है, कि मानव समाज का या उसके भौतिक पर्यावरण का किस तरह से उन बीच में अंतर क्रियाओं का, या उनमें आपस में किस तरह की प्रक्रियाएं पाई जाती है, मनुष्य ने किस तरह से प्रभावित किया है जैव भूगोल को, या यूँ कहें एक तरह से जीव जंतुओं को या पौधों को, तो उनके बीच में जो अंतर क्रिया पाई जाती है उसका अध्ययन किया जाता है। तो अब क्या हुआ है कि अब जो पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधों एवं जंतुओं का, बल्कि उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का ही अध्ययन किया जाता है, बल्कि या यूँ कहें कि वरन मानव समाज तथा उनके भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले तो केवल जैव भूगोल के अंदर पौधों का और जीव जंतुओं का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब वर्तमान समय में इसका जो जैव भूगोल का जो वो है उद्देश्य है, या इसका जो आधार है वो व्यापक हो गया है, कि अब इसके अंदर मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच, मतलब मानव समाज ने किस तरह से पौधों और जंतुओं को प्रभावित किया है, या उनके किस तरह से अंतर संबंध पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पौधे, जंतु और मानव समाज ने किस तरह से प्रभावित किया, इन सब का अध्ययन इकोलॉजी के अंदर होने लगा है। अब इसके बाद पारिस्थितिक अध्ययन के जो उद्देश्य हैं, पारिस्थितिकी अध्ययन के जो उद्देश्य हैं उनको अपन एक एक करके देख लेते हैं। कि सबसे पहले अगर अपन देखें कि जो इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये एक अंतर विषयक अध्ययन है। अंतर विषय का मतलब, अध्ययन का मतलब केवल एक विषय सम्मिलित नहीं है। इसके अंदर अगर पादपों को अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर बॉटनी इसके अंदर सम्मिलित हो जाती है। इसके अंदर जीवों का अगर अध्ययन करते हैं तो इसके अंदर जोलॉजी सम्मिलित हो जाती है। इसके अंदर अपन मानव का अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल या मानव भूगोल इसके अंदर सम्मिलित है। तो इस तरह से जो ये पारिस्थितिकी अध्ययन है वो एक अंतर विषयक अध्ययन है, एक विषय का नहीं है, इसमें अनेक विषय इसके अंदर शामिल है। तो यह जीव विज्ञान की एक शाखा ने रहकर एक दृष्टिकोण बन गया। इसके उद्देश्यों के अंतर्गत निम्न को व्यापक रूप से समझा जा सकता है या समझना चाहिए। अब क्या क्या उद्देश्य हैं इसके, कि जीवों का जो स्थानीय तथा भौगोलिक वितरण, मतलब जीवों का कि स्थानीय वितरण कैसे पाया जाता है और उनका भौगोलिक वितरण कि वहाँ पर तथा उनका बाहुल्य कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, मतलब उनके आवास, उनका समुदाय और जैव भूगोल का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कि जो जीव हैं उनका स्थानीय वितरण और उनका बाहुल्य कहाँ पर पाया जाता है और उनका भौगोलिक वितरण,
मतलब उनके आवास का, उनके समुदाय का जैव भूगोल के अंदर अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दूसरा है नंबर 2, जीवों की गतिशीलता और प्राप्ति में समयानुसार परिवर्तन। मतलब किसी स्थान पर जो जीव पाए जाते हैं उनमें कितनी गतिशीलता पाई जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह कितने गतिशील हैं, और इनकी प्राप्ति कब उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, कब कम हो जाती है, समय अनुसार उसमें क्या परिवर्तन आया है, कब उनकी संख्या कम हो गई, कब ज़्यादा हुई, इन सब का अध्ययन पारिस्थितिकी अध्ययन का एक उद्देश्य है। उसके बाद नंबर 3 है समष्टि तथा समुदाय में जीवों के अंतर संबंध। मतलब समष्टि पूरी सृष्टि आ गई तथा उसके समुदायों के जीवों के अंतर संबंध, किस तरह से जो किसी समुदाय के जो जीव हैं वो प्रकृति के साथ अंतर प्रतिक्रिया करते हैं, इन सब का अध्ययन भी पारिस्थितिकी के अध्ययन का एक उद्देश्य है। उसके बाद नंबर 4 है कि जो भौतिक पर्यावरण के साथ जो जीव हैं वो किस तरह से अनुकूलन करते हैं, मतलब एडजस्ट करते हैं, और उनके साथ किस तरह से समायोजन करते हैं। अनुकूलन एडेप्टेशन और समायोजन एडजस्टमेंट। मतलब जो जीव हैं वो किस तरह से प्रकृति के साथ, या यूँ कहें कि जो भौतिक पर्यावरण है, वहाँ का तापमान है, वहाँ की वर्षा है उस स्थान की, या यूँ कहें मुख्य रूप से वहाँ की जलवायु के साथ किस तरह से अपने आप को उस पर्यावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और अपने आप को समायोजित कर लेते हैं उस वातावरण के साथ। इन सब का अध्ययन भी पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद 5वां है प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवों का व्यवहार। मतलब अलग अलग जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा वर्षा है, उन सब में जीवों का किस तरह से व्यवहार पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि अभी बरसात के दिनों में बहुत सारे जीव अपने बिलों से निकल के बाहर आ जाते हैं, गर्मियों में वे वापस अपने बिलों में चले जाते हैं। तो जो प्राकृतिक परिस्थितियाँ हैं वो किस तरह से जीवों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, इन सब का अध्ययन इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसके बाद नंबर 6 है कि उपर्युक्त सभी जो परस्पर संबंधों का विकासात्मक परिवर्धन, मतलब उनमें किस तरह से जो पारस्परिक जो संबंध है उनमें किस तरह से एक परिवर्धन होता है, उन सब का अध्ययन भी इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। उसके बाद नंबर 7 है प्रकृति की जैविक उत्पादकता तथा उसका मानवता के कल्याण में सर्वोत्तम उपयोग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रकृति है, चाहे उसके अंदर जीव जंतु हों चाहे वनस्पति हों, उनकी क्या जैविक उत्पादकता है, क्या उनकी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है, और वो किस तरह से मानव के कल्याण में उपयोगी हैं। क्योंकि जो भी विषय होता है, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो जैविक भूगोल हो, बायोजोग्राफी हो, या कोई भी विषय हो, सबका अंतिम जो लक्ष्य होता है वो यही होता है कि किस तरह से मानव कल्याण में उसका प्रयोग हो सके, या उन विषयों के द्वारा किस तरह से मानव का अधिकतम कल्याण हो सके। तो जैविक उत्पादकता उनकी देखी जाएगी, कितनी जैविक उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, और वो मानव के लिए किस तरह से उपयोगी है। इसके बाद नंबर 8 है प्रणाली विश्लेषण पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत इसको कहते हैं सिस्टम एनालिसिस इकोलॉजी। मतलब पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र है उस पूरी प्रणाली का एक तरह से विश्लेषण करना कि जो जीव जंतु हैं वो किस तरह से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, वो पर्यावरण से किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, और वो मानव के लिए किस तरह से उपयोगी हैं। इसे कहते हैं सिस्टम एनालिसिस इकोलॉजी। अब इसके बाद ये हो गया पारिस्थितिकी अध्ययन के उद्देश्य। अब पारिस्थितिकी अध्ययन के उद्देश्य के बाद नेक्स्ट है इसी में स्कोप ऑफ इकोलॉजी। पारिस्थिति का विषय क्षेत्र, कि क्या पारिस्थिति का विषय क्षेत्र है, कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ते हैं, क्या इसका स्कोप है। अब इसके अंदर नंबर 1 है कि क्या इसके अंदर हम पढ़ते हैं। पहला है किसी स्थान विशेष में कौन सी जाति विशेष के पौधे और जंतु संगठित होते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। कि किसी भी स्थान विशेष में, जैसे कोई स्थान है, वहाँ पे कौन सी जाति विशेष के पौधे और जंतु संगठित होते हैं, मतलब किस प्रकार के पौधे और जंतु वहाँ पे पाए
जाते हैं। उसके बाद दूसरा है नंबर 2, उनका अपने पर्यावरण से क्या आकारीय संबंध है। मतलब उनका जो अपना पर्यावरण है, जिस जगह वो रहते हैं, उस पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ और मानव के साथ और अन्य जीव जंतु के साथ तो है ही, लेकिन जिस पर्यावरण में वो रह रहे हैं वहाँ उनका क्या आकारीय संबंध है, क्या मॉर्फोलॉजिकल उसका रिलेशनशिप है। नंबर 3 है कि एक निश्चित स्थान पर ही एक जाति विशेष के पौधे या जीव जंतु डिज़ाइन क्यों होते हैं। इसका मतलब है कि एक स्थान है, वहाँ पर एक निश्चित जाति के विशेष, या कह सकते हैं कि अगर अपन कहें कि कहीं पर शेर ही अधिक क्यों पाया जाता है, या कहीं पर आपके कोनिकल फॉरेस्ट ही क्यों पाया जाता है, उसी प्रकार की वनस्पति क्यों पाई जाती है, तो उन सब के पीछे जैसे मेन चीज़ तो वहाँ की जलवायु है या वहाँ की फिजियोग्राफी है, उन सब से प्रभावित होते हैं। तो इसका अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है कि एक निश्चित स्थान पर ही एक जाति विशेष के पौधे या जीव जंतु क्यों पाए जाते हैं, क्यों डिज़ाइन होते हैं। उसके बाद नंबर 4 है, पौधे एक निश्चित रूप में ही आयोजित क्यों रहते हैं। मतलब जैसा भी मैंने आपको बताया कि कोनिकल हिल है तो वहाँ पे इस तरह से कोनिकल फॉरेस्ट क्यों पाए जाते हैं, या मरुस्थलीय भाग है तो वहाँ पे डेजर्ट वाले क्यों पाए जाते हैं, तो क्यों रहते हैं, उसके पीछे पर्यावरणीय कारण या भौगोलिक कारण उत्तरदायी है। तो ये चौथा कारण हुआ कि इसमें ये देखते हैं कि पौधे जो एक निश्चित रूप में ही आयोजित क्यों रहते हैं। नंबर 5 है कि जो पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं वे अपने पर्यावरण में रहकर अपनी किस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कि एक निश्चित पर्यावरण में जीव जंतु या पेड़ पौधे रहते हैं तो वहाँ पर वो जो उनकी आवश्यकताएं खाने पीने की है या खाना बनाने की है, जैसे या फिर एक पशुओं से दूसरे को मारने की है, तो उस पर्यावरण में वो अपने आप की जो आवश्यकताएं उनकी पूर्ति किस तरह से करते हैं। इसके बाद नंबर 6 है कि किस प्रकार ये आवश्यकताएं अधिकतम मितव्ययता द्वारा पूरी की जाती हैं। ये उनकी जो आवश्यकता है वो जिसमें अधिकतम, जिसमें कम से कम खर्च हो, वो किस तरह से पूरी की जाती है, इन सब का अध्ययन इकोलॉजी में किया जाता है। अब अगर वर्तमान में अगर अपन देखें कि वर्तमान में जो पारिस्थितिकी है, वर्तमान में जो पारिस्थितिक का जो अध्ययन है उसमें मानव ने केंद्र बिंदु बन गया है, या मानव ने केंद्र बिंदु बना लिया, या मानव केंद्र बिंदु बन गया है, क्योंकि अधिकांश जो संभावित पर्यावरणीय जो खतरों के लिए स्वयं मानव ही जिम्मेदार है। मानव क्यों केंद्र बिंदु बन गया है? क्योंकि मानव ने सबसे ज़्यादा जैव भूगोल को प्रभावित किया है, मतलब पेड़ पौधों को प्रभावित किया है, वनस्पतियों को प्रभावित किया है। प्रभावित मतलब उनको नुकसान पहुंचाया है, और इस वजह से जो पर्यावरणीय खतरे हैं उसके लिए स्वयं मनुष्य जिम्मेदार है। और जीव वर्गों में एकमात्र उसी ने प्रकृति से संघर्ष किया है, मतलब मनुष्य ने ही प्रकृति से संघर्ष किया है और वो ही उसके लिए खतरा, सबसे ज़्यादा खतरा उत्पन्न किया है वो मनुष्य ने ही किया प्रकृति के लिए। उसका अत्यधिक दोहन करके, वनों को काटकर, नदियों को प्रदूषित करके, पेड़ पौधों की कटाई कर इस तरह से। अब जो ये मनुष्य जो जिम्मेदार है उसका कारण देखिए, औद्योगिक क्रांति के बाद जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति के बाद जो पारिस्थितिकीय व्यवस्थाएं थी वो मानव ने हस्तक्षेप की मात्रा व तीव्रता दोनों में वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, जो पारिस्थितिकीय व्यवस्थाएं थी प्रकृति के द्वारा बनी हुई थी उसमें क्या किया, मानव ने अत्यधिक हस्तक्षेप किया। उस हस्तक्षेप में क्या हुआ, उसकी मात्रा और तीव्रता दोनों में वृद्धि हुई। मतलब जो सीधा समझ लीजिए कि पारिस्थितिकीय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में औद्योगिक क्रांति का योगदान है, जिसमें मानव ने सबसे अधिक हस्तक्षेप किया। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम पारिस्थितिकी व्यवस्था को समझकर उसी के अनुसार अपनी गतिविधियों का संचालन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी पारिस्थितिकी व्यवस्था को समझकर अपनी गतिविधियों का उसके अनुसार संचालन करें। अब देखते हैं कि जो संकल्पनात्मक दृष्टि से हम पारिस्थितिकी की जो विषय वस्तु का जो अध्ययन है
वो सुविधा की दृष्टि से हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मोटे रूप से 2 भागों में जो इकोलॉजी है उसके अध्ययन को हम विभाजित करते हैं। पहला है संपूर्ण जैवमंडल के जैविक अजैविक घटकों के आपसी संबंधों का अध्ययन। मतलब जो संपूर्ण जो जैवमंडल है उसमें बायोटिक और अबायोटिक, जो जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, उनमें आपसी किस तरह का संबंध पाया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। और दूसरा जो मोटे रूप में है वो है किसी क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिकी में आए असंतुलन से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन। अब ये जो समस्या आई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। पहले तो केवल यही पॉइंट इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जब मनुष्य ने बहुत ज़्यादा प्रकृति के साथ हस्तक्षेप किया या उसको नुकसान पहुंचाया, तो जैव भूगोल का जो बहुत इम्पॉर्टेंट जो अध्ययन का क्षेत्र है वो है किसी क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिकी में आए असंतुलन से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन और उसके परिणामों का अध्ययन। तो इस तरह से ये 2 अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र हैं बायोजियोग्राफी में, इकोलॉजी के अंदर जैविक और अजैविक घटकों का आपसी संबंध, और जो उसमें असंतुलन आया है पारिस्थितिकी में, उस असंतुलन से जो समस्या उत्पन्न हुई है उनका अध्ययन और उनके परिणामों का अध्ययन। तो इस तरह से आज हमने बायोजियोग्राफी, जो कि मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, उसका इकोलॉजी वाला पार्ट हमने पढ़ा। पारिस्थितिकी की पारिस्थितिकी क्या परिभाषा है, विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने पारिस्थितिकी क्या परिभाषा दी, और इसके स्कोप क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। थैंक यू।